उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका जो शहरों की भीड़ से काफ़ी अलग है, जहाँ रास्ते पहाड़ों से होकर निकलते हैं और हर मोड़ के साथ जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है। टोंस नदी के बीच स्थित ये जगह सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के पहाड़, ऊंचे घास के मैदान और गहरी घाटियाँ इस जगह को और भी खास बनाते हैं। ये जगह उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है, जौनसार। जौनसार अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि महासू देवता के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी रीति रिवाजों, लोक विश्वास और संस्कृति को आज भी संभाल कर रखते हैं। जौनसार का सफर शुरू होता है देहरादून से निकलने वाले इन खूबसूरत रास्तों से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। इन्हीं पहाड़ी सड़कों पर चलते हुए हम पहुंचते हैं चकराता। तो आप देख रहे हो, ये है चकराता का रोड। कुछ जगह आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ सकती है, बट काफ़ी जगह आप देखोगे ना तो रोड अच्छी मिलेंगी आपको। और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही पीसफुल है। अभी मैं नवंबर के टाइम पे आ रखा हूँ और यहाँ पे आपको जो भीड़ है वो नहीं दिखेगी, मतलब इक्का दुक्का आपको गाड़ी दिख जाएगी। और यहाँ पे जो लोग हैं ये नॉर्मली ऐसे भीड़ वीड़ चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे आपको दिखते रहेंगे। कुछ बैल वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं आपको सब पहाड़ों पे पेड़ दिखेंगे, मतलब ऐसा प्लेन सा पहाड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब मिट्टी वाला पहाड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं सारे के सारे पेड़ों वाले दिख रहे हैं। चकराता जौनसार रीजन से जुड़ा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जहां पहाड़ों का रंग और भी गहरा हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े पहाड़, लंबे लंबे पेड़ हैं और हर तरफ घना जंगल नजर आता है। ठंडी हवा और शांत माहौल यहाँ पहुँचते ही सुकून का एहसास देते हैं। इसी एहसास को थोड़ा और महसूस करने के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं सिर्फ एक गर्म चाय के लिए। 4 कप चाय बना लीजिए। हाँ, यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ता क्या? बर्फ पड़ते हैं दिसंबर से, दिसंबर से दिसंबर जनवरी पड़ेगी। इस वाली जगह पे पड़ेगी चकराता पे? हाँ पड़ेगी भाई जी, फिर दिसंबर में देखो पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। तो उस टाइम लगाते हो आप यहाँ पे स्टॉल? ये तो 12 मास लगती है। अच्छा, आप 12 मास लगाते हो? यहाँ थोड़ी देर ही रुककर सफ़र जैसे धीरे हो जाता है। इस जगह में कुछ ऐसा है जो बिना कहे ही महसूस होता है। लेकिन सफ़र अभी लंबा था, इसलिए मैं फिर से निकल पड़ता हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी देर तक ड्राइविंग कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद भूख लगने लगी और इसी वजह से मैं पहुंचता हूं जौनसार के एक छोटे से गांव सावड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि भूख लगी हुई थी, और एक छोटा सा गांव है सावड़ा। तो यहाँ पे आप दुकानें देख रहे होगे, ये दुकान कैसी है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बट यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो रोटी बन रही है ना वो भट्टे पे बन रही है, और क्योंकि यहाँ पे गैस इतने सारे से आ नहीं पाता है तो भट्टे पे ही बनता है। तो यहाँ का उसकी वजह से जो टेस्ट है ना खाने का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ का आप ये देख सकते हो कि लकड़ी का बना रखा है इन्होंने, और अंदर जो बैठने का है वो भी अपना हैंडमेड ही है, इन्होंने खुद ही बना रखा है इसको। जौनसार में वैसे तो कई खूबसूरत जगह है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा जगह है जो टोंस नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है। ये जगह जितनी खूबसूरत है
उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। यहाँ का छोटा बाजार और आसपास के गांव की डिपेंडेंसी इस जगह को और भी खास बनाती है। जौनसार का ये हिस्सा है त्यूणी। यहाँ पे जितनी दुकानें हैं ना 70% इन्होंने बना रखा है लकड़ी से और 30% मानो अभी मॉडर्न के हिसाब से बना है। पर ज़्यादातर आपको यहाँ पे ना लकड़ी के दुकानें दिखेंगी। दुकानें क्या, कहीं कहीं इन्होंने छत के ऊपर भी लकड़ी का ही बना रखा है, हॉल टाइप। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुकान दिखने को मिली वो है कपड़ों की और चप्पल जूतों की। ये यहाँ का मेन मार्केट है। इस मार्केट में आपको बस स्टैंड भी दिखेगा, जहाँ भी हनोल के लिए यहाँ पे जो भी बसेस आती हैं वो यहीं पे आती है। बस यहीं पे स्टॉप है इसका, और जितने भी सामान आइटम्स आते हैं वो यहीं पे आके यहीं पे डिस्पैच होते हैं, यहीं पे उतरते हैं। त्यूणी के मार्केट में आते ही लकड़ी की दुकान देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। चाय पीने के लिए रुकता हूँ और यहीं बैठकर मुझे पता चलता है कि टोंस नदी सिर्फ शांत ही नहीं रहती, कुछ समय में इसका पानी यहाँ तक आ जाता है, जो मुझे यहाँ आके पता चला। आता है बरसात में पानी। अच्छा, ऊपर तक आ जाता है। तो क्या है कि पानी यहाँ तक आता है। ये जितना आप देख रहे हो, स्लेब जो देख रहे हो आप, पानी यहाँ तक आता है। त्यूणी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जौनसार के कई हिस्सों को जोड़ने वाला एक पॉइंट है। लेकिन जो त्यूणी को भी और रास्तों से जोड़ता है वो है झूला पुल, जो नदी के ऊपर सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी जोड़ता है। और ना आप देख रहोगे यहाँ पे ना बहुत सारे लकड़ी की ऐसी दुकानें बना रखी है। दुकानें भी है, घर भी हैं, और पीछे से ऐसा दिखेगा ना आपको एक एक पोल पे उन्होंने टिका रखा है। बट जब आप अंदर जाओगे ना, यहाँ पे भी एक दो दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ी से ही बना रखा है। और जब आप अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जितने भी है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। बट ऐसे दूर से देखने में लगता नहीं है कि इतना भी मजबूत होगा, बट ये मजबूत है। रोज कई बच्चे इसी पुल से अपने स्कूल जाते हैं और कई लोग अपने रोज के काम के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। त्यूणी को हम सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन त्यूणी अपने आप में सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि सुंदरता की एक अलग ही डेफिनेशन है। यहाँ की नदी, पहाड़ और रोज की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। इसी वजह से त्यूणी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा एहसास बन जाती है। यहाँ के लोगों से एक मंदिर के बारे में पता चलता है, जो त्यूणी से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और हर मोड़ पर नदी और पहाड़ों का नज़ारा सुकून देती है। और हम पहुँच जाते हैं इस खूबसूरत से गांव रायगी में,
जहाँ पे एक मंदिर है सेठ गुडिया महाराज जी का। और जब मैं इस मंदिर के अंदर जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बहुत दूर है। पूजा ऐसा नहीं जी, जो ये 4 महासु देवते हैं, ये इनका वजीर है और शेरकुलिया महाराज। अब वो बूढ़ा महासु अनूर में रहते हैं, बाशिक महाराज महेंद्र पे रहते हैं, और चालदा महाराज जो है ना उसका चालू कहीं भी जाता, ऑल इंडिया मतलब जौन सार और बाउर में है, मतलब। और इधर पर आपके चौपाल साइड जाएगा, पीछे हिमाचल पे जाता है। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज रखी हुई थी और इसी के बारे में मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि तो हमारे लोग कहीं मैच खेलने जाते हैं नाम से, तो इसके नाम से यहाँ पर खड़ा भी दे कि भाई अगर हम जीतेंगे तो जो ट्रॉफी है वो यहाँ मंदिर में यहाँ चढ़ा देंगे। ये वजह ना। तो यहाँ पे सिर्फ देवगार में जितने हाँ इसके एरिया में जो इसको मानते हैं, तो जो हमारी टीमें जाती है खेलने, मतलब तो सारे यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो ट्रॉफी लाते हैं, तो यहाँ चढ़ा देते हैं उसको। और जब मुझे पता चलता है कि ये एक वजीर है महासु देवता के, तो मैं अंदर से अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं निकल जाता हूँ महासु देवता टेम्पल के लिए। और मैं पहुँचता हूँ मेन रथ। मेन रथ में बना ये मंदिर है बासिक महासु देवता का, जो कि महासु देवता में सबसे बड़े बड़े महासु हैं। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी यहाँ पे आरती हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग यहाँ पे जो आरती हो रही है वो जैसे ढोल नगाड़ों के साथ। अच्छा, सबसे बड़े उनका मंदिर यही है ना? सबसे बड़ा यूट्यूब पे देखी नहीं वो वीडियो, होना वाट देखिए, 2 एपिसोड है। यहीं पे हल लगाया है, ये वाला खेत है। अच्छा, मतलब जो 4 मास है उनका मैंने देखी है यहाँ पे हो रहा है वीडियो। अच्छा ये जो खेत है जो, हाँ ये खेत है।
चावल का जाम। आप कहाँ से हो? हरिद्वार। हरिद्वार। हम देहरादून ही रहते हैं, मतलब लोकल ही है। हम पुजारी मंदिर का। अच्छा अच्छा, यहाँ भी करते हो आप? मतलब मेरे पापा पुजारी थे पहले, अब मेरे छोटे पापा है, चाचा है। और चलते चलते मैं ठीक है मंदिर के सामने ही है, और ये कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छा लगा ना मेरे को, ये पीछे बहुत है। पता बेटा ये नहीं, ये वाली सीनरी भी अच्छी आती है यूं करके। अच्छा, हाँ वो अच्छा दिख पता रहा है बेटा बहुत। यहाँ देखते नहीं हैं, जब दूर से देखे ना हाँ। इसके अंदर ओम है ये कहाँ पे? ये ना हाँ हाँ ओम है, ये शिव है, ये जो बीच में हाँ। ये बीच की है। ये देखो यूं करके ये मेनरथी आता है, ये यूं हाँ। तब नीचे को भी है, ये भी मेनरथी है यूं। अच्छा, ये ओम बन जाता है ये? ओम बन जाता है यूं करके, ये से ओम है यहाँ बना हुआ, ये बहुत बड़ी शक्ति है भाई। हाँ वो तो है, वो तो यहाँ चारों जो देव नहीं है चारों, हाँ। महासुर, ये चारों का जन्म स्थान। हाँ, और ये सबसे बड़े वाले हैं नहीं? हाँ बड़े वाले ये वार्षिक महाराज, हम तो नाम भी नहीं लेते, हम बड़ा महाराज, हम इसके नीरो लिए है बेटा। तो जब इसका नीरो होता है, हाँ इसमें होता है ये क्या कहते बधों के मेले जागरण में, तो मेरा अमन मेरा। अच्छा। यहाँ कुछ देर बैठकर हम निकल जाते हैं हनोल के लिए। यहाँ से हनोल 9 किलोमीटर दूर है, और ये स्टार्टिंग है हनोल का। और यहाँ पे आप देखोगे ना, छोटे छोटे 2-3 ही लकड़ी के फट्टे के घर बने हुए हैं, उसमें दुकान वगैरह है। और यहाँ पे भी एक बना हुआ कुल्हड़ चाय, बस यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि अभी ऑफ सीजन भी चल रहा है। और ये जो पीछे देखोगे आप, ये पूरा पहाड़, पूरा हनोल का पहाड़ ही आपको ऐसा दिखेगा कि लंबे लंबे पेड़ हैं और बिल्कुल घास वास है और ग्रीनरी दिखेगी आपको। ब्राउन तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। इसको बोलते हैं मूल पानी। आपको ना ये जगह जगह दिख जाएगा, यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बना हुआ है। और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितने भी गांव में है ना, वहाँ पे हर जगह नलका लगाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि लोग ऐसे ऐसे बना के रखते हैं। ये डायरेक्ट ग्राउंड वाटर है, ये डायरेक्ट पानी ज़मीन से आता है और लोग इसी को यूज़ करते हैं। बिल्कुल मिनरल है, मतलब ये बिल्कुल साफ़ पानी भी है और इसका पानी हमसे गिरता रहता है और दोबारा ये ग्राउंड में चला जाता है ताकि वो रिसाइकिल होता रहे और ग्राउंड वाटर लेवल मेनटेन रहे। अभी मैं हनोल के एंट्री गेट पे हूँ और भाई सामने ना व्यू इतना अच्छा है ना, पहाड़ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों की एकदम चादर हो। और ना घर यहाँ बने हुए ना, छोटे छोटे घर बने हुए और इतना सारा पहाड़ है, फिर छोटे घर बने फिर पहाड़ है, मतलब एक घर के बीच में एकदम बिल्कुल गैप है। और आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप सोचो अगर वहाँ पे आप रहोगे तो कैसा व्यू आएगा आपके सामने, कैसा व्यू। और
और वो सामने टोन्स रिवर बह रही है जो ट्यूनी में हमने देखा हुआ था, वही वाला टोन्स रिवर यहीं से गुजरते हुए ट्यूनी को जाती है और वो भी बिल्कुल ब्लू दिख रहा, बिल्कुल ब्लू, क्रिस्टल क्लियर। जैसे आप सीधा चलते चले जाओगे तो आपको एक पैदल मार्ग दिखेगा, यही पुराना रास्ता है जो मंदिर के लिए जाता है और यहीं पे कुछ लोग रहते हैं जो हनोल के लोकल हैं। और ये है मासुदेता टेम्पल का मेन गेट। इस समय हम लोग हनोल में हैं और अगर मैं हनोल के प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका नाम है चक्रपुर। चक्रपुर। हाँ, इसे आप चक्रपुर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो मंदिर है ये महासु देवता का मंदिर है। अब महासु असल में एक आप ये कह सकते हैं कि पीछे टाइटल है, जैसे हमारे नेम के पीछे होता है ना कुछ, तो ये असल में 4 महासु है। 4 महासु में जो सबसे बड़े हैं वो है बाशिक महासु। उनका टेम्पल आपको महेंद्रनाथ में मिलेगा, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर ये वाले, इनका है मोटा महासु, ये दूसरे नंबर वाले। फिर तीसरे आपको नदी पार मिलेंगे, टॉन्स नदी के पार, वो है पवासी महासु, वो तीसरे नंबर के। फिर चौथे इनमें जो सबसे छोटे वो है चालदा महासु। उनका लगभग जो क्षेत्र है वो पूरा ही है, हिमाचल भी है, ये बाबर वाला क्षेत्र है, देवगार भी है, पूरा जौनसार भी है। हाँ, उनके सब जगह उनका भ्रमण पूरा इन सभी क्षेत्रों में चलता है। बाकी जो स्थायित्व है वो इनका है। ये थोड़ा इनका जब उत्पत्ति का जो सिस्टम है कि ये उत्पत्ति कैसे इन लोगों की, तो उत्पत्ति से संबंधित में क्या हुआ कि जब ये सारे के सारे यहाँ पर एक खेत में मानी जाती इनकी पैदा हुई, तो वहाँ पर जो है इनके थोड़े थोड़े जो है शारीरिक जो है वो लगे, क्योंकि कारण ये था कि 7 दिन बाद इनको आना था यहाँ पे, लेकिन वो छठे दिन ही उत्पन्न हो गए। तो उस वजह से सभी चारों मासों में कहीं ना कहीं शारीरिक जो है चोटें लगी 3 मासों में। जिनमें इनकी बात करें तो इनके घुटने में चोट लगी थी, वो हल्का ही, वो लंबी स्टोरी है, कभी उसको सुनाएंगे। तो घुटने की वजह से इनको ये स्थान वाला वो दे दिया गया कि जहाँ ये बैठे रहेंगे, इनकी वो नहीं जाती है पालकी। बाकी जितने भी तीनों हैं उनकी पालकी जाती है सबकी, इनकी नहीं जाती। इनका सिर्फ हो जाता है, उसे डोरिया बोलते हैं हम लोग ना, गोल सा। तो इनका केवल वो जाएगा अगर आप अपनी श्रद्धा से ले जाना चाह रहे, आप उससे पूजाना चाह रहे तो वो जाता है, बाकी इनका स्थायित्व है। और दूसरा जो मंदिर है, अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इसका जो गर्भगृह है जो आखिरी वाला, वो भीम के द्वारा बनाया गया, ऐसा भी बोला जाता है। कुछ लोग भीम मतलब पांडवकालीन मंदिर मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसका जो आखिरी वाला है वही मूल है, गर्भगृह है सबसे। फिर बाद का समय के साथ साथ ये जो शैली है, इसे हम लोग हूण शैली के नाम से पुकारते हैं। इसको हूण शैली के नाम से जाना जाता है मंदिर को, महासु देवता का मंदिर ये है। बाकी वर्तमान में आस्था का इस क्षेत्र में, जौनसार जनजाति क्षेत्र में, पूरी जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा केंद्र है ये। हाँ, ये पांडवों के समय का इसका मूल इतिहास माना जाता है कि पांडवों के कालीन और भीम के द्वारा इसकी निर्माण प्रक्रिया मानी जाती है। अगर आप लास्ट में जाएंगे गर्भगृह तो वो आप पत्थर देखना, वो आपको दिख जाएंगे बिल्कुल अलग शैली के उसमें बने हुए। यही मंदिर का जो आखिरी हिस्सा है ना, ये जिसमें ये ऊपर आपको ये दिख रहे कलश स्वर्ण, इसके नीचे वाला जो है वो पूरा आप एक बार ध्यान से देखोगे ना पूरा, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि उसके जो कोने हैं
ये मंदिर एकमात्र है कि कोने मुझे पता नहीं प्रॉपर कि कितने हैं, लेकिन बहुत कोने आपको मिल जाएंगे। इसके जैसे होते नहीं 4 कोने अमूमन होते हैं कि ऐसे 4 कोने, लेकिन इसके आपको जब आप अभी गिनोगे तो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं प्रॉपर कि कितने कोने हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये है बाकी हाँ, जो ये आप बकरे देख रहे हैं ये असल में ये शरदासी देवता के नाम रखे जाते हैं। इनको एक स्थानीय उस पर बोलते हैं घंडवा, मतलब ये देवता के ऐसे बकरे हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। जैसे आपकी कोई इच्छा है तो आपने देवता के लिए आपने यहाँ छोड़ दिया, तो ये एक तरह से देवत्व के हो गए। इन पे अब कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती, ना इनको छेड़ा जा सकता है, इनको छोड़ दिया जाता है। ये अपने स्वतंत्र जब इनकी मृत्यु होती है तो स्वयं से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है। बाकी 2 इनका कंचों का इतिहास अभी मैं देख रहा था, आप लोग उठा रहे थे और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने 2-2 बार भी उठा दिया है, क्योंकि अमूमन मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े पावरफुल लोग भी यहाँ आते हैं लेकिन आसानी से नहीं उठा पाते इसको। तो ये जो कंचों का इतिहास है, वैसे तो प्रॉपर पता नहीं, इनको भीम के कंचे बोलते हैं। जो भीम है वो कंचे जानते ना, वो खेलते थे इससे। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये इनका बहुत ही कम साइज़ है। इनका जो मूल स्वरूप था ना, लगभग आज से 15-20 साल पहले, उस दौरान ये बहुत बड़े थे। तो उस दौरान बहुत कम थे, इधर विरले लोग थे जो बड़ा वाला उठा पाते थे, वरना छोटा उठाना कठिन होता था। अब क्या हो गया कि नीचे अब जानते रगड़ रगड़ के पटक के कुछ कट फट के, तो ये साइज इनका घटता जा रहा है। ये देवता न्याय के देवता माने जाते पूरे जौनसार में। ये है यहाँ का। अच्छा, हम रायगी गए थे तब भी वहाँ पे ट्रॉफीज रखे थे यहाँ पे। हाँ, जो ये ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं ये असल में आप रायगी जो गए होंगे वहाँ पे है इनके वीर शिड़कुड़िया देवता, वो शिड़कुड़िया महाराज है। तो जो ये ट्रॉफी रखी रहती है ये असल में मान लो यहाँ कोई टूर्नामेंट मैच होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच का ज़्यादा इधर वो रहता है, या वॉलीबॉल इधर होता है। तो उनमें क्या होता है कि अगर कोई टीम, जैसे मान लीजिए मेरा स्थानीय गाँव आसपास में ही है, मिनूस गाँव है मेरा, तो मान लीजिए हम कहीं पर मैच जीत गए, तो हमारी एक श्रद्धा होती है कि भगवान अगर ये मैच हम जीत जाते, बहुत टीमें आती पूरी क्षेत्र, तो हम ये कप आपको समर्पित कर देंगे। तो वो लोग लाते हैं और यहाँ पर समर्पित कर देते हैं उस कप को। और जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, शायद अगर पुरातत्व विभाग से आपको इजाज़त मिले, ये जो आप देख रहे हैं चालदा महाराज का है ये। तो अगर आपको मौका मिलता है इसके अंदर ये पुरातत्व विभाग के अधीन है पूरे, तो यहाँ पर इसमें जितने भी यहाँ की प्राचीन चीज़ें मिली है, अच्छा, जितनी भी है, मतलब तीर धनुष्मान, वो आप इसमें जाकर वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर मिलती इजाज़त तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखना। वो मतलब अगर आप इस चीज़ के, जैसे मैंने देखा, आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको इसकी जो ऐतिहासिकता है कि हाँ इतना प्राचीन है, उनको देख के आपको फिर बड़ा मज़ा आएगा। ये जो छोटे-छोटे मंदिर बने, ये जो छोटे-छोटे, हाँ ये उनके मंदिर हैं, तो ये उनके बने हुए हैं यहाँ पे अलग-अलग। और ये जो है ऊपर पत्थर कैसे रखे? ये यहाँ की एक तरह से ये बड़ी पावरफुल चीज़ है जो आप ये देख रहे हैं ना, पत्थर वाली। ये असल में यहाँ की मेन भूमि का वो हिस्सा है जिस पे हम छेड़खानी भी नहीं कर सकते। मतलब ये जैसे इसका भी पुरातत्व विभाग ने, अगर मैं अपने, हाँ ये पहले क्या था कि एकमात्र मंदिर था जहाँ पर ऊपर से नीचे उतरना पड़ता था। इसकी हाइट बहुत थी, जितना वो दिख रहा है ना, वो सीढ़ियाँ इतनी बड़ी हाइट थी, तो यहाँ मंदिर में सीढ़ियों में उतर के आना पड़ता था। अच्छा, ये एकमात्र था जहाँ सीढ़ियों में उतर के जाना पड़ता था, बाकी हर मंदिर में सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो फिर इसको सीधा किया गया, लेकिन उसको नहीं छेड़ा गया। वो कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ कभी निस्सा है इसका। और ये जो चित्र बने हुए, ये जो लकड़ी हाँ, ये जो चित्र बने हैं ये भी उसी टाइम के बने हुए? हाँ, नहीं ये उस टाइम के नहीं। असल में ये तो मुझे भी याद है, जब ये बना तो एक मिस्त्री हुआ करते थे, झुइया बाड़ी उनका नाम था, तो ये उन्होंने बना रखा है। ये पूरी नक्काशी लकड़ी पे बना। असल में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट इधर का, ये बाद में बनाया गया, ये हाँ ये बाद का है। और जो मूल वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप जैसे ही इसके पीछे जाओगे आपको दिख जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। आप जा सकते हो वहाँ ना, आप देख सकते हो इसको, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐतिहासिकता है मंदिर की। और इसका मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जो आप इधर खेत देख पा रहे हैं, ये असल में जो ये फूल देख रहे हैं ना, ये हमेशा उगते हैं यहाँ पे। ये स्पेशल, ये इनको वैसे नागराज के फूल बोलते हैं, नागराज। ये देवता के उसके लिए उगते हैं स्पेशली। ये वाले, ये जो दिख रहे हैं ना अभी, तो ये आपको हर बार देखेंगे यहाँ पर उगते हुए। ये केवल महासु देवता से जुड़ा हुआ, इनका भी बहुत पुराना इतिहास है इन फूलों का। ये जो फूल वाइट, हाँ जो वाइट से पूरे वाइट फूल हमेशा यहाँ उगते हैं। ये देवता के कुछ पूजन में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका भी बहुत, इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है ना इसको, ये अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं अपने आप ही। हाँ अपने आप ही, मतलब ये भी एक शक्ति है कि यहाँ पर ये हमेशा ये खुद ब खुद आते हैं। करने की जरूरत कुछ भी, यहाँ सिर्फ क्या होता है, इसको इसके बाद पूरा खोद दिया जाता है, सब गायब करके, फिर खुद ही ये वापस निकल जाते हैं। इस सफ़र ने हमें ये समझाया कि सुकून
हमेशा दूर की मंजिल में नहीं होता, बल्कि रास्ते के छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराओं, अपनी सोच और अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, और शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी में एक अलग सा सुकून नजर आता है। असल सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस रास्ते पर मिलने वाले अनुभव, सुकून और सीख को महसूस करना होता है।